तो एक बार हम लोग, चूँकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था इसलिए इसको बोल देते हैं, हम लोग इंटरफेरेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि अगर दो वेव किसी एक पॉइंट पर पहुंचा है तो उसका इंटरफेरेंस कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो वेव है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई वन और दूसरा है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टू। ये जो दोनों वेव इस एक पॉइंट पर पहुंचा है तो इस पॉइंट को ऑसिलेट करेगा अपने अनुसार। ये वेव अकेले अगर यहाँ पर पहुंचता तो इसका ऑसिलेशन इस इक्वेशन से होता, क्योंकि ये ओरिजिन है, x का वैल्यू यहाँ पर 0 कर दी है, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन। और अगर अकेले ये वेव यहाँ पर पहुंचता तो इस पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन ये होता। अगर यहाँ पर दोनों वेव एक साथ पहुंचा है तो इसके ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा? तो ये दोनों SHM का इक्वेशन है, और SHM को सम हम लोग वेक्टर मेथड से करना जानते हैं। इसको आप एक वेक्टर लेट करिए जिसका मैग्नीट्यूड A1 है, जिसका जितना इसका एम्पलीट्यूड है, और ये दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड A2 है, और इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आप लेंगे उतना ही जितना फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस इसके बीच में ये फाई हम लेट किए हैं, फाई वन माइनस फाई टू को फाई लिखे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ए है। ये एंगल सपोज अल्फा है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा और अल्फा कितना होगा ये वेक्टर से हम लोग जानते हैं। तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन अगर इस मीडियम में लिखेंगे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है, तो इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एक वेव का इक्वेशन दिया है 3 मिलीमीटर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 6 और 4 मिलीमीटर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। इसका रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना है। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा? तो ये हम लोग इसका सम, तीन अल्टरनेटिंग करंट का अगर सम करना है तो ऐसे ही करते हैं। ये सपोज एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया है, ये दूसरे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। इस अल्टरनेटिंग करंट का जितना एम्पलीट्यूड है उसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए 3, और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। इस लाइन का फेज यहाँ ले लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड 4 है और उसका फेज ये है जो कि इससे 90 डिग्री अहेड है। तो यहाँ से 90 डिग्री अहेड, अहेड का मतलब पॉजिटिव, लेग का मतलब नेगेटिव, तो 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस दोनों का रिजल्टेंट ये 5 होगा। ये एंगल सपोज अल्फा है, तो tan अल्फा 4/3, अल्फा 53 डिग्री। इसका फेज क्या लिखेंगे? इसका फेज 53 डिग्री नहीं लिखेंगे, इसका फेज लिखेंगे इससे 53 डिग्री ऐड करेंगे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 प्लस 53 डिग्री, ये इस लाइन का फेज होगा, और इस लाइन का मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो आंसर हो गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 23 डिग्री। तो इस दोनों का सम इक्वेशन ये होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू लिखते हैं। पूछे इसका RMS वैल्यू कितना है, तो कहोगे 5/√2। इसका फेज कितना है, फेज एंगल या इनिशियल फेज क्या है, तो कहोगे 23। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन है, ये 3 अल्टरनेटिंग करंट है, 3 साइन ओमेगा टी, 4 कॉस ओमेगा टी, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, और इस तीनों को सम करना है और रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना है। रिजल्टेंट इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा? इसको आप 3 वेक्टर मानिए। ये सपोज करो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस वाले वेक्टर को लिखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैसे लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड 3 है और फेज ओमेगा टी, हम लेट कर लेते हैं x एक्सिस का फेज ओमेगा टी।
एक्स एक्सिस का फेज कितना है ओमेगा टी। तो ये वाला जो वेक्टर है वो किधर लिखना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, कितने का 3 यूनिट। ये दूसरा जो वेक्टर है 4 cos ओमेगा टी, कॉस को साइन में लिख सकते हो, पहले सबको साइन में लिखो क्योंकि एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा, या तो सबको कॉस में लिखिए या सबको साइन में लिखिए। तो इसको लिखेंगे 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अब ये साइन में आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 4 है और ओमेगा टी में π/2 ऐड कर दिया, तो ओमेगा 2 में π/2 ऐड करेंगे तो इधर ये मैग्नीट्यूड 4 है। इस दूसरे वेक्टर को लिख दिया। तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और ओमेगा टी से कितने एंगल पर है 53 डिग्री पर। अब इस तीनों वेक्टर को सम कर लें, तो सम तो करना, ये 53 को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट इसका कितना होगा 5 cos 53 और cos 53 होता है 3/5, तो ये 3 यूनिट का हो गया। तो इसको ऐसे लिख देते हैं I1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, I2 वेक्टर, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कितना होगा 4j कैप, और I3 वेक्टर ये होगा इसका इधर कंपोनेंट 3, तो 3i प्लस 4j, इस तीनों का सम वेक्टर तो 6i प्लस 8j। अब ये वाला वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए और एक्स एक्सिस से एंगल पता कर लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10, तो आई वेक्टर का मॉड हो गया 10 और एक्स एक्सिस से एंगल tan अल्फा 8/6 4/3 53 डिग्री। मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 10 है और एक्स एक्सिस मतलब मैग्नीट्यूड 10 है और एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पर है, तो उसका फेज कितना होगा, एक्स एक्सिस का फेज ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी में 53 जोड़ दीजिए, तो रिजल्टेंट आप लिखेंगे। अब इसको आपको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो ये होगा 10 सब साइन में है ओमेगा टी प्लस 53। ये जो दोनों वेव है, इस दोनों वेव का इंटरफेरेंस होने के बाद इक्वेशन ये आया, और ये बात हम लोग वेव्स एंड साउंड में प्रूफ करके देखेंगे कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी किसको कहते हैं, इंटेंसिटी तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताए, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू बीम डायरेक्शन। तो भाई ये जो वेव है वो वेव एनर्जी का फ्लो ही तो है, अगर इसमें एनर्जी इस मीडियम में फ्लो कर रहा है तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी क्रॉस किया उसको इंटेंसिटी कहेंगे, और ये जो इंटेंसिटी होगा ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये बात अभी फिलहाल आप याद रखिए। तो इंटेंसिटी ज्यादा कब होगा, मतलब एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा कब होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हमारे पास है a² इज a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos phi है इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, दोनों इंटरफेरिंग वेव के बीच में। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का होगा, तो कहोगे जब पाई का वैल्यू 0 हो जाए, और मैक्सिमम ए पाई इज इक्वल टू 0 या 2 पाई या 4 पाई या जनरल फॉर्म में कर सकते हैं 2n पाई, प्लस माइनस भी दे सकते हैं। पाई का वैल्यू इतना हो जाए, जब पाई का वैल्यू इतना रखोगे तो a² कितने के बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, मतलब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2।
तो ये बात तो हम लोगों को वेक्टर में याद है कि दो वेक्टर का सम उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है जब पैरेलल होता है। जब दोनों वेक्टर कैसा होता है, पैरेलल। जैसे एक वेक्टर 3 यूनिट का है, दूसरा वेक्टर 4 यूनिट का है, दोनों अगर पैरेलल है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 यूनिट। तो वैसे ही सम इसका भी वैसे ही हो रहा है, तो A1 + A2 हो जाएगा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, अगर इसको हम इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखें इसी इक्वेशन को, तो A² प्रोपोर्शनल टू I, A1² प्रोपोर्शनल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट cos phi। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इस दोनों तरफ तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर से इक्वालिटी में आ जाएगा। ये बात समझ आया? तो I का इक्वेशन ये होगा। अगर पूछे I मैक्स कितना होगा तो कहोगे I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन, कहोगे फेज डिफरेंस 2n पाई। तो याद रखना है इसको भाई। वेक्टर का एडिशन कब मैक्सिमम, जब कहोगे एंगल 0, मतलब एंगल डिफरेंस 2n पाई। यहां पर क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस 2n पाई। अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा। 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा पाथ डिफरेंस। ये अभी समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, या इसको कह सकते हैं पाथ डिफरेंस n इंटू 2 पाई इक्विवेलेंट टू लैम्डा, तो n इंटू लैम्डा। तब वैसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और उस केस में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर लिखें, यहां तक लिख लो, तब डिस्ट्रक्टिव लिखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा, और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब cos phi का वैल्यू -1 हो जाए, यानी phi कितना हो जाए, पाई या 3 पाई या 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको लिख सकते हैं 2n + 1 या -1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग प्लस ही लिखते हैं, 2n + 1 पाई। n का वैल्यू कहां से शुरू करें, 0 से, तो 0 1 2 3 ये कुछ भी, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो 2n + 1 पाई का मतलब λ/2, 2 पाई का मतलब लैम्डा, तो पाई का मतलब λ/2। पाथ डिफरेंस कितना होगा, उस केस में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो कहोगे A1 - A2 का मॉड, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। और इंटेंसिटी कितना होगा, मिनिमम होगा, कितना, I1 अंडर रूट माइनस I2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी। अब एक पॉइंट आपको ये बता दें कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है। अगर फेज डिफरेंस आपको पता है तो पाथ डिफरेंस आप लिख सकते हैं, तो यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इस बात को जरा एक लाइन में समझो। जैसे कोई भी वेव का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y = a sin ωt माइनस kx प्लस y। ये माइनस भी लिख सकते हैं, ये प्लस भी लिख सकते हैं। जब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो माइनस लिखते हैं, और नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो प्लस लिखते हैं। तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली माइनस या प्लस लिखा जाएगा।
तो जनरल केस में वेव हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको फाई नॉट लिख देते हैं। ये जो टर्म है साइन के अंदर, जरा एक मिनट ध्यान दे लो फिर लिखना, साइन के अंदर ये जो टर्म है इसको फेज कहते हैं। दिस फेज ऑफ दिस वेव इज हाउ मच, ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, यहां पर दो वेरिएबल है, फेज जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक टाइम और दूसरा पोजीशन। मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेगा, इस वाले पॉइंट का फेज या इस वाले पॉइंट का फेज या इस वाले पॉइंट का फेज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पोजीशन अलग अलग है। या अगर एक ही पोजीशन कर दे, पोजीशन फिक्स कर दे और टाइम चेंज करें, तो शुरू में यहाँ था पार्टिकल, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ऑसिलेट कर रहा है तो क्या उसका फेज फिक्स रहेगा? चेंज करेगा। मीन पोजीशन पर होता है तो फेज जीरो होता है, ऐसे चल होता है। मीन पोजीशन पर होता है तो फेज जीरो होता है, एक्सट्रीम पर होता है तो पाई बाय 2 होता है, फिर रिटर्न होकर के आता है तो पाई होता है, फिर यहाँ आया तो पूरा फेज चेंज कितना हो गया? 2 पाई। एक ऑसिलेशन जब पूरा हो जाता है तो फेज चेंज कितना हो जाता है? 2 पाई हो जाता है। तो वहां पोजीशन तो एक ही है, लेकिन टाइम के साथ फेज चेंज कर देगा। उसी तरह से अगर टाइम को हम फिक्स कर दें कि t इक्वल टू 0 पर इसका फेज और इसका फेज क्या सेम होगा? कहोगे नहीं, t इक्वल टू 0 पर ये हो सकता है मीन पोजीशन पर हो, ये हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। ये मीन पर है तो सब मीन ही पर थोड़े रहेगा। ये मीन पर है, ये किसी दूसरे पोजीशन पर है, ये एक्सट्रीम पर है, फिर ये रिटर्न हो रहा है, तो फेज तो चेंज कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर टाइम को फिक्स्ड कर दें तो फेज x के साथ चेंज करेगा, और अगर x को फिक्स कर दें तो फेज टाइम के साथ चेंज करेगा। तो हम लोग जब दो वेरिएबल का फंक्शन है तो एक को फिक्स करके दूसरे में चेंज को पढ़ते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टाइम को फिक्स कर दीजिए, मतलब टाइम को कांस्टेंट कर दीजिए और इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डी फाई इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट कर दिए तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस प्लस के डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 0। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, माइनस या प्लस तो डायरेक्शन को बताता है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। के का मतलब 2 पाई बाय लेमडा इंटू dx का मतलब पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन है। अब अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाए तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? रख के देखो। अगर डी फाई को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे डी फाई कितना, ये फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, ध्यान रहे, क्योंकि इसका फेज 0 था, इसका फेज फाई था, फेज डिफरेंस कितना है? फाई है। तो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाए, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू dx। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, dx कितने के बराबर? n लेमडा। फेज डिफरेंस 2n पाई का मतलब पाथ डिफरेंस n लेमडा। n दोनों तरफ तो सेम ही है, इसका मतलब 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू लेमडा। अगर लेमडा डिस्टेंस चलते हैं, अगर किसी मीडियम में वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस चलते हैं तो फेज कितना डिफरेंस होगा? 2 पाई होगा। ठीक है। अब इसी में अगर हम x को फिक्स कर दें और तब फाई और t में रिलेशन निकालें, तो हम लोग कहेंगे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तब क्या कहेंगे? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तब क्या रिलेशन होगा? सो देखो, अगर हम x को फिक्स कर दें तब क्या लिखेंगे? डी फाई इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। डी फाई इज इक्वल टू ओमेगा कितना? 2 पाई बाय टी डी टी। इसका मतलब कि एक 2 पाई बाय टी डी, देखो ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही जैसा है। जो रोल यहाँ पर टी का है वही रोल यहाँ पर लेमडा का है। अब इस दोनों का रोल जरा यहाँ देखिए। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल का पोजीशन है x इक्वल टू 0। हम केवल इस पार्टिकल की बात करें, मतलब पोजीशन को फिक्स कर दिए, बोलिए ना। तो इस पार्टिकल की अगर बात करें तो पोजीशन फिक्स हो गया। अब ये पार्टिकल यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो फेज कितने से चेंज हो गया? 2 पाई से। यहां से यहां गया तो पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई। तो एक ऑसिलेशन जब पूरा हो गया तो टाइम कितना लगा? एक टाइम पीरियड।
और एक टाइम पीरियड में फेज कितने से चेंज हो गया, 2 पाई से। तो टाइम पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। उसी तरह से अगर ये पॉइंट है और लेमडा डिस्टेंस के बाद ये पॉइंट है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, तो ये वाला पॉइंट अगर मीन पर है तो ये अगर सपोज लेमडा पर है तो इसका बीच वाला जो होगा वो फिर से मीन पर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये वाला जो है ये फिर से इसी पोजीशन पर मतलब मीन पोजीशन पर होगा। तो लेमडा अगर पाथ डिफरेंस हो गया है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेमडा पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई फेज डिफरेंस, और कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस। बात ठीक है? तो आगे से हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कि 2 पाई फेज डिफरेंस इक्वल टू लेमडा पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन हुआ, फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लेमडा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का 2n + 1 पाई, पाथ डिफरेंस 2n + 1 लेमडा 1। ये जो बात है ये बात हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे जब वेव्स एंड साउंड पढ़ेंगे। ये पॉइंट वेव्स एंड साउंड का ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर यूज है तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको एक बार जरा लिख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में YDSE करते हैं। ये अब 12th का टॉपिक है, और जितना भी पढ़े थे उसमें से जो बात नहीं समझ आया उसको याद रख लो, क्योंकि 11th का है। 11th पढ़ेंगे एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि ये एक सोर्स है लाइट का, और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, और यहाँ पर एक दूसरा कार्डबोर्ड है जिसको स्क्रीन कहते हैं। इस दोनों कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, और ये जो कार्डबोर्ड है यहाँ पर 2 पिन होल है, एक पिन होल यहाँ पर है, दूसरा पिन होल यहाँ पर है। इसको स्लिट करते हैं, S1 और S2 2 स्लिट, और इस दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। ये जो मेन सोर्स है जिसको सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस कहते हैं, यहां से लाइट सब डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, मतलब यहां से वेव फ्रंट ऐसे बाहर निकल रहा है, ये वेव फ्रंट ये ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। वेव फ्रंट जब आकर के इससे स्ट्राइक किया तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट तो स्ट्राइक कर गया, लेकिन ये वाला पॉइंट जब यहां पहुंचा वेव फ्रंट का, और वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा, तो ये और वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये वाला पॉइंट तो स्ट्राइक करके खत्म हो गया, वो इधर बाहर नहीं निकला, वो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन क्या ये वाला पॉइंट जो है वो तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई मीडियम है नहीं, यहाँ तो एयर है। तो वेव फ्रंट जब यहाँ पर पहुंचा तो ये वेव फ्रंट का पॉइंट और ये वेव फ्रंट का पॉइंट 2 सोर्स जैसा बिहेव करेगा। क्या करेगा, 2 सोर्स जैसा बिहेव। ये दोनों सोर्स को S1 S2 कहे, ये दोनों सोर्स एक ही सोर्स से जनरेट हुआ है, इसलिए इसको हम कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, नहीं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं ऐसा 2 सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस फिक्स्ड हो। ऐसा 2 सोर्स जिसका फेज डिफरेंस फिक्स्ड हो। तो ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है, क्योंकि एक ही सोर्स से जनरेट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। और फेज डिफरेंस फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि एक ही वेव फ्रंट का 2 पॉइंट है, तो एक ही वेव फ्रंट का सब पॉइंट तो सेम फेज में ऑसिलेट करता है, तो इसका और इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अभी फिलहाल इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, तो हमेशा 0 होगा।
यहाँ पर जो भी वेव फ्रंट पहुंचेगा उसके बीच में फेज डिफरेंस तो हमेशा जीरो होगा, मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये दो कोहेरेंट सोर्स है, और इंटरफेरेंस जब भी होता है तो कोहेरेंट सोर्स के कारण ही होता है। ये जो दोनों कोहेरेंट सोर्स है, यहाँ से फिर से लाइट सब डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। ये देखो, यहाँ से वेव फ्रंट फिर से कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, यहाँ से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यहाँ से लाइट जो है वो ऐसे निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, ऐसे निकल के, किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ से लाइट पहुंचा और यहाँ से भी लाइट सब जगह पहुंचेगा, ऐसे ऐसे सब जगह पहुंचेगा ना, यहाँ से लाइट ऐसे पहुंचेगा, तो ये लाइट और ये लाइट इस दोनों में इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा। वो इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर कैसा इंटरफेरेंस होगा वो तो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पर, कि इस दोनों इंटरफेरिंग वेव के बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2 पाई है या 4 पाई है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या हमेशा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कहोगे नहीं, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर के बीच में एंगल का डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो इंटेंसिटी कुछ भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इसको P मानते हैं, इसको O मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव एट P, तो इसका क्या कंडीशन होगा, तो कहोगे इसका कंडीशन होगा कि इस पॉइंट पर नेट पाथ डिफरेंस L लैम्डा होना चाहिए। इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, L, मतलब जो दोनों इंटरफेरिंग वेव है उसका पाथ डिफरेंस L लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमेशा हम लोग इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ से वेव यहाँ तक पहुँचा है और ये वाला जो वेव है वो यहाँ तक पहुँचा है, ये और ये तो पाथ इक्वल है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों सोर्स पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0। इस दोनों सोर्स पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन यहाँ पर पाथ डिफरेंस है इसके और इसके बीच में, ये कम पाथ लेंथ है और ये ज़्यादा पाथ लेंथ, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा, और ऐसा कंडीशन दिया गया है कि कैपिटल D बहुत ज़्यादा है स्मॉल d के रिस्पेक्ट में, ये कंडीशन है। ये जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर के ऑर्डर में होता है और ये डिस्टेंस मीटर के ऑर्डर में होता है। तो ये डिस्टेंस अगर 2 मिलीमीटर है और ये अगर 2 मीटर है तो 2 मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर बहुत ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या आप इस लाइन को या इस लाइन को पैरेलल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो सन से अगर 2 रे अर्थ पर आता है यहाँ पर या यहाँ पर, तो इस दोनों को आप पैरेलल कर सकते हैं, ये सब को आप पैरेलल कर सकते हैं। क्यों पैरेलल कर सकते हैं? क्योंकि ये एंगल बहुत कम है। जब एंगल 0 हो जाए तो हम लोग एग्जैक्ट पैरेलल करते हैं, और एंगल अगर टेंडिंग टू 0 है तो उसको भी टेंडिंग टू पैरेलल करेंगे। ये जो एंगल है ये बहुत कम है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम लोग इसको या इसको पैरेलल कर सकते हैं। अगर ये और ये दोनों पैरेलल है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये दोनों पैरेलल है या ये दोनों पैरेलल है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये स्मॉलर लाइन से बड़े वाले लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, पाथ डिफरेंस इतने के बराबर। अगर इसके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है तो स्मॉलर लाइन से बड़े वाले लाइन पर क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। तो वैसे ही इस दोनों में ये स्मॉलर लाइन है तो यहां से इस बड़े वाले लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम कहेंगे, पाथ डिफरेंस इतने के बराबर होगा। ये डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे देखिए ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल 90 है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है। अगर इससे परपेंडिकुलर इस पर डालें तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये और ये तीनों पैरेलल है, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा।
ये d है, ये d cos थीटा, ये d sin थीटा। मतलब इस दोनों के बीच में इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, d sin थीटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा डी। चूंकि थीटा अगर कम है, क्योंकि हम लोग जो इंटरफेरेंस देखते हैं वो स्क्रीन के सेंट्रल रीजन में ही देखते हैं, स्क्रीन से 2-4-10 मीटर ऊपर नहीं, उसके आसपास ही देखते हैं। तो स्मॉल थीटा के लिए अगर कैलकुलेशन करें फॉर थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा को आप टेन थीटा मान सकते हैं, और टेन थीटा कितने के बराबर होगा, ये डिस्टेंस सपोज y है, तो y बाई डी, टेन थीटा कितना हो जाएगा, y बाई डी इक्वल टू एल लैम्डा। तो y होगा n d लैम्डा बाई डी। यहाँ पर n क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर n का वैल्यू 0 कर दें तो y कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अगर n का वैल्यू 1 कर दें तो y कितना हो जाएगा, d लैम्डा बाय डी। मतलब यहाँ से d लैम्डा बाय डी ऊपर फिर से मैक्सिमम होगा। अगर इसको 2 कर दें तो 2d लैम्डा बाय डी, 3d लैम्डा बाय डी, 4d लैम्डा बाय डी। ये n का वैल्यू प्लस भी होता है माइनस भी होता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या माइनस लैम्डा हो, दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। तो अगर इसको माइनस कर दें तो y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस डी लैम्डा बाई डी। मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी हो। तो यहां से डी लैम्डा बाई डी नीचे, यहां से नीचे, ये सब मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा का मतलब यहाँ पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा। इसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट है और इसका भी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो ये जो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा उसका इंटेंसिटी 4I नॉट होगा। कितना होगा, कैसे, क्योंकि आई मैक्स का वैल्यू होता है I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट का होल। I1 को I नॉट, इसको I नॉट मान लो, तो 2I नॉट अंडर रूट का होल स्क्वायर का मतलब 4I नॉट। एक सोर्स का जितना इंटेंसिटी है उससे 4 गुना। यहाँ पर का इंटेंसिटी कितना, 4I नॉट, यहाँ का 4I नॉट, यहाँ का 4I नॉट। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पर इंटेंसिटी 4I नॉट होगा। और दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d लैम्डा बाई डी। इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसको लिखिए, ये फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन 12th में आता है। पाथ डिफरेंस इसमें हो गया d साइन थीटा, इस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस d साइन थीटा। थीटा स्मॉल था इसलिए साइन थीटा को टेन थीटा लिए, तो टेन थीटा हो गया y बाई डी। y का वैल्यू ये है, मतलब इस y पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। 1 रखेंगे तो यहाँ से d लैम्डा बाई डी ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। d लैम्डा बाई डी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट के बराबर होगा। कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन लिखिए, टू सोर्स having same frequency, two source having same frequency and fixed phase difference। फिक्स्ड फेज डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस दोनों सोर्स के बीच में 0 भी हो सकता है, या 30 डिग्री भी हो सकता है, या 60 भी हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि 0 ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं करे। अभी फेज डिफरेंस जितना है 1 घंटे बाद उतना ही है,
तब उसको हम लोग कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। ये जो पॉइंट है ये तो मैक्सिमा का पॉइंट है ही, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। डायग्राम आपको फिर से बनाना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहे। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का कोई डेफिनेशन पूछे क्या होगा तो कहोगे जहां पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, जहां दोनों इंटरफेरिंग वेव के बीच में पाथ डिफरेंस। देखो ये पाथ और ये पाथ तो हमेशा सेम